सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टीजीटी के लिए कुछ एमसीक्यूज, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे रहा ही है, राइट। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको इसको पढ़ना है और अपना अकॉर्डिंगली जो है अपना ब्लैंक बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। सो द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, राइट। और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, और ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एडजेक्टिव का। जब हम ग्रामर के चैप्टर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे ये एक चैप्टर चलता है एडजेक्टिव। आपने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, जैसे नाउन होता है, प्रनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, राइट। तो एडजेक्टिव एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बोले द ग्रेटर द डिमांड, राइट, मतलब जितनी मांग बढ़ती है और फिर उसकी उतनी ही कीमत भी बढ़ती है। तो रूल ये चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखना आपने, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, एरर पूछ सकता है, ब्लैंक्स पूछ सकता है, जैसे कि ये पीवाईक्यू जो है ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। या तो पैरेलली कोई चीज बढ़ती है या तो पैरेलली कोई चीज घटती है, राइट। या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम ये बोलते हैं। और इसका जो पर्टिकुलर रूल होता है एडजेक्टिव की, आपको पता होगा 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, थर्ड हमारी सुपरलेटिव होती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपने बोला टॉल, राइट, फिर कंपैरेटिव में आप बोल दोगे टॉलर, फिर सुपरलेटिव में आप बोल दोगे टॉलेस्ट। ऐसे हम डिग्रीज को फॉर्म करते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, राइट। तो होता क्या है, ये बोला आर्टिकल द आएगा, ये पूरा कंप्लीट रूल लिख रहा है, फॉर्मूला लिख रहा है यहाँ पे। आर्टिकल द आएगा सबसे पहले, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सीडीए का मतलब है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को लिखा जाता है। हमेशा ही दूसरी डिग्री लगती है इस रूल के साथ, कंपैरेटिव, टॉलर। तो आर्टिकल द लिखना है सबसे पहले, जैसे कि सेंटेंस में आप देख लो, द लिख रहा है, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिख रहा है, राइट। फिर होता क्या है कि आगे सब्जेक्ट 1 आ गया, वर्ब 1 आ गई, फिर यही फॉर्मूला आगे जाके अगली क्लॉज में भी रिपीट करना होता है, सेम, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होता। अगर यहाँ पे द आ रहा है तो यहाँ पे भी द आएगा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री सीडीए आ रहा है तो यहाँ पे भी सीडीए आएगा, फिर यहाँ पे आगे S2 चला जाएगा और वर्ब 2 चली जाएगी। अगर आगे आगे आर्टिकल द रिपीट होगा तो फिर आगे आ जाएगा द हायर द प्राइस। सो द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे सी। C could be the right answer because we have to use here comparative degree of adjective along with article the भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो और भी आप ये लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे जानते होंगे सेंटेंस को। और भी आप बोल सकते हो भाई, जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे उतना तुम ज्यादा सीखोगे। सो द मोर यू रीड द मोर यू गेन। भाई आप कम पढ़ोगे तो कम सीखोगे। द लेस यू रीड द लेस यू गेन। अब जैसे मैंने आपको ये डिग्री बताई आगे, तो यहाँ पे अगर मैं लिटिल लिखता हूं तो लिटिल हमारी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, लेस इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और लीस्ट हमारी जो है थर्ड सुपरलेटिव होती है। लिटिल, लेस, लीस्ट, ऐसे चलता है। सो मैं बोलता हूं कम पढ़ोगे तो कम सीखोगे। द लेस यू रीड द लेस यू गेन, ऐसे बन जाएगा। तो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड सेंटेंस बोला मेनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, अकॉर्डिंगली अपना आंसर सोच सकते हो क्या हो सकता है। व्हाट कुड बी द राइट आंसर? स्टेटमेंट बोल रहा है मेनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। अब बच्चा जिसका ग्रामर पुअर होता है ना, वो स्टूडेंट को तो ये लगता है कि सर इसका तो ए पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में हैव आ रहा है ना, बी में हैव आ रहा है। तो बच्चा क्या सोचेगा कि यहाँ पे सर प्लूरल वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे इसको हटा दो और यहाँ पे इसके साथ एस लगा दो। तो अगर देखा जाए तो अगर आप ऐसे बोलोगे मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं ये बोलने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन रिटर्न में आपका नंबर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ग्रामर इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आपको कभी भी इस आर्टिकल को नहीं छेड़ना है, आपको कभी भी ये नहीं छेड़ना है, ये नाउन नहीं छेड़ना है, राइट। मैं आपको यहाँ पे इसका पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि सेंटेंस में मैनी आएगा या आ मैनी आएगा तो उसके साथ जो नाउन होता है, ठीक है, वो प्लूरल लिखा जाता है, प्लूरल नाउन। और वर्ब क्या लिखी जाती है? प्लूरल लिखी जाती है। क्या कभी आपने ऐसे बोला मैनी स्टूडेंट? नहीं। तो मैनी स्टूडेंट्स होता है, मैनी बॉयज एंड गर्ल्स होता है, मैनी रिवर्स होगा, मैनी लेक्स होगा। तो नाउन हमेशा ही आगे प्लूरल लिखा जाएगा। अब मैं बोलूंगा देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास,
तो वर्ब भी मुझे आर ही लिखनी पड़ेगी, प्लूरली वर्ब लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बोलता है मैनी, अ मैनी के साथ जो है आप नाउन और वर्ब प्लूरल लिखोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सेकंड स्ट्रक्चर पेपर में ये ज्यादा आता है, ध्यान रखना है इसका। जब कभी भी आर्टिकल ए लग जाता है इसके साथ, तो ये जो नाउन होता है स्टूडेंट्स याद रखना, ये कभी भी आपने प्लूरल नहीं करना है, सिंगुलर लगता है। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट डिवीजन को बताता है, ये डिफरेंट कैटेगरीज को बताता है, ये अलगाव को बताता है, डिफरेंट कैटेगरीज को बताएगा, ये आपका यूनिटी को बताता है। ये ग्रामर बोलता है कि ये एकता को दिखाता है, ये वाला मेनी अ कॉन्सेप्ट, राइट। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये पेपर में काफी आता है, ध्यान रखना। तो इसके साथ नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी इसके साथ आपको सिंगुलर ही लिखनी है, इसके साथ वर्ब भी बेटा सिंगुलर ही लिखी जाती है। एरर बनेगा हमारा यहाँ पे, हम इसको नाउन को नहीं छेड़ेंगे। मैनी अ के साथ ये एक्चुअली एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ये एडजेक्टिव होता है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपसे पूछी जाए तो ये एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है, राइट। और इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है, राइट। ये नाउन है, ये नहीं छेड़ना। अब ये सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे बी में क्या आना चाहिए, इट शुड बी हैज बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा यहाँ पे गलती करता है। ये ग्रामर के टिपिकल स्ट्रक्चर हैं जो आपको नॉलेज में होने चाहिए। जब आप इन स्ट्रक्चर्स को जान जाओगे तो इजीली आपको धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करते हुए इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों बता दिए। अब थर्ड सवाल आप देख सकते हो, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन डैश ईच चाइल्ड। हमारा जो स्कूल है हर संभव प्रयास कर रहा है देने की बेस्ट फैसिलिटी, सुविधाएं देने की, एंड पर्सनल अटेंशन डैश ईच चाइल्ड, हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन देने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो अटेंशन के साथ आपको यहां पे प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे। अटेंशन फॉर होता है, अटेंशन विद होता है, अटेंशन टू होता है, अटेंशन इन होता है। तो आपको बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा सेंस आपकी अच्छी हो तो ऐसे सवाल आप कर सकते हो कि अटेंटिव टू होता है ना, ही इज वेरी अटेंटिव टू माई एडवाइस। तो अटेंटिव टू होता है तो अटेंशन भी अपने साथ टू ही लेता है। आगे चलते हैं। अब 4 स्पेलिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पैटर्न है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, जुवेनाइल की सही स्पेलिंग बतानी है, बहुत इजी है, आप बता सकते हो, ठीक है। किशोर अवस्था को बोलते हैं कि, ठीक है, किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था को जो है जुवेनाइल बोलते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है। नाबालिग जिसको हम बोलते हैं। तो व्हाट कुड बी द राइट स्पेलिंग ओवर हियर, देख सकते हो आप, इट्स JUVI, गलत है। पहली बात तो आई वाले तो होने ही नहीं है। अब JUVENILL नहीं, ये भी गलत है, आंसर है हमारा बी। राइट स्पेलिंग बनेगी इट्स JUVENILE, दिस कुड बी द राइट स्पेलिंग ओवर हियर, राइट। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। बोले अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन, मतलब एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो घोड़ों की देखभाल करता है, राइट। जो तबेला होता है उसमें जो घोड़ों की देखभाल करता है तो उसको मेट्रॉन बोलते हैं, हैंडलर बोलते हैं, ऑस्टलर बोलते हैं, एफिमिनेट बोलते हैं। अब देखो एफिमिनेट तो एक ऐसा बंदा होता है जो बिहेव करता है औरतों की तरह, वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन। तो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर वुमेन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको बोलते हैं एफिमिनेट। तो ऑस्टलर यहां पे इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। ऑस्टलर कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, जो घोड़ों की देखभाल करता है। एन आयरन विल, बड़ा अच्छा इडियम है, एन आयरन विल मीन्स व्हाट, है ना। आयरन क्या होता है, लोहे को बोलते हैं, है ना। जैसे लोहा है, लोहे की आपको रॉड दे दी कि उसको मोड़ के दिखाओ, तो क्या आप मोड़ दोगे, तो लोहा कभी मुड़ता नहीं है, उसमें दम लगता है। एन आयरन विल मतलब लोहा, विल मतलब इच्छा, विल पावर, आपकी सहने की शक्ति। तो एन आयरन विल होता है कि जो इंसान डरता नहीं है, सुख हो दुख हो, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स वो कभी डरता नहीं है। जैसे पुराने आपने देखा होगा क्रांतिकारी रहे हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए इडियम यूज किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही इज नोन एज अ मैन ऑफ आयरन, राइट। सो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, अ वाइडली डिबेटेड इशू बनेगा ना जी। अ फेयर बार्गेन बनेगा, बिल्कुल गलत। इम्प्रैक्टिकल प्लान से कोई
इसका लेना देना नहीं है, राइट आंसर बनेगा आपका डी। अब फर्म, फर्म होता है स्ट्रिक्ट, है ना, जो कभी डरता नहीं है, कभी आप चेंज नहीं करते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट शुड बी, जो डिटरमाइंड होता है उसको बोलते हैं। कॉम्पेंडियम का राइट आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है, कॉम्पेंडियम का राइट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्पेंडियम का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, राइट, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है ऑपोजिट, सिमिलर तो नहीं पूछ रहा है, राइट। अगर सिमिलर पूछता तो ये हो सकता था, लेकिन प्रीसाइज, प्रेसी राइटिंग आपने लिखा, प्रेसी राइटिंग आती है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, आप पता है प्रीसाइज करना, छोटा करना होता है, लेकिन ये तो उल्टा पूछना चाह रहा है। तो प्रीसाइज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। किसी चीज को आप बहुत जो है एक्सपैंड कर देते हो, फैला देना, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं वैलिडिक्टरी। 8वां सवाल है आपके सामने, सिमिलर पूछ रहा है वैलिडिक्टरी का। अब वैलिडिक्टरी का मीनिंग क्या होता है? वैलिडिक्टरी का मीनिंग क्या होता है बेटा? वैलिडिक्टरी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में कई बार जो है वो फेयरवेल वाली एक पार्टी भी होती है। फेयरवेल समझते हो? जब विदाई समारोह जिसको हम बोलते हैं, तो वैलिडिक्शन उसी को बोलते हैं। वैलिडिक्शन भी विदाई समारोह होता है। तो अगर किसी की विदाई हो रही है तो मतलब सिमिलर देना है, तो क्या हो जाएगा? हेजिटेंट, हिचकिचाहट होगा? नहीं जी। मजाकिया होगा? बिल्कुल नहीं। धोखा होगा? नहीं। ये नेगेटिव वर्ड होता है, डिसेप्शन मतलब डिसीव होता है। टर्मिनल हो, क्योंकि जब आप कोई कंप्यूटर मान लो आप चला रहे हो, है ना, और कोई प्रोग्राम आपने चलाया है, लेकिन एंड में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो विदाई जब होती है तो फेयरवेल तभी होता है जब कोई छोड़ के जाता है, जैसे जॉब छोड़ के कोई इंप्लॉय जा रहा है तो उसको फेयरवेल पार्टी दी जाती है ना। तो टर्मिनल उस कॉन्टेक्स्ट में बन जाएगा। लैकोनिक अच्छा वर्ड है। श्रीयूड होगा, विम होगा, क्लाइमैक्स होगा, कंसाइज होगा। तो लैकोनिक का मतलब होता है बेसिकली छोटा, कंसाइज। क्लाइमैक्स का एक वर्ड होता है जेनिथ, ZENITH, ये जेनिथ का सिमिलर होता है। जेनिथ होता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको जेनिथ बोला जाता है। तो राइट आंसर यहां पे बन जाएगा आपका बेसिकली कंसाइज। 10th पे आ जाते हैं मेडन स्पीच। ये बड़ा कॉमन सा है, एक छोटी सी टर्म है। मेडन स्पीच कौन सी स्पीच होती है? मेडन स्पीच आप जानते होंगे, मेडन स्पीच होता है बेसिकली जो बिल्कुल आपकी फर्स्ट स्पीच होती है, राइट। सो मेडन स्पीच के लिए राइट आंसर बनेगा यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट कुड बी फर्स्ट स्पीच। 11वां पे आ जाते हैं। अब सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है आपको। एक सेंटेंस लिख रहा है बोल्ड करके, उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, राइट। यहां पे इसका बताना है पैसिव वॉइस, राइट। तो देखो, हैड दे नॉट क्लियर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। और एक्टिव पैसिव वॉइस में धरना, एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस नहीं बदलते भाई। हैज ऐप का आपने हैड के, तो नरेशन में होता है, इसमें नहीं होता। तो यहां पे हैड के साथ बीन लगेगा पैसिव में। क्या ये इज में जाएगा? नहीं। हैड इज में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। टेंस नहीं बदलते हैं बेटा, तो सीधे आंसर कट जाएंगे। थर्ड में है हैड। सो हैड यही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट द एग्जाम पहले आ जाएगा। हैड द एग्जाम नॉट बीन, क्योंकि यहां नॉट लगा रहा तो नॉट के बाद बीन पुट करना पड़ेगा, क्लियर्ड बाय देम। आगे देख लीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द न्यू ओनर्स हायर्ड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, राइट। अब आपको सबसे पहले टेंस पहचान करनी पड़ेगी कि टेंस कौन सा चल रहा है। भाई ये टेंस चल रहा है हमारा सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, राइट। और इसका ऑब्जेक्ट है हमारा अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। तो अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स पहले आ जाएगा, सब में लगा रहा है, देखो इसमें भी लगा रहा है, इसमें भी लगा रहा है, इसमें भी लगा रहा है, इसमें भी लगा रहा है। अब हायर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट है ये, तो क्या ये प्रेजेंट में जाएगा? सेकंड थर्ड कट गए। क्या ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा? कट गया आंसर पहले। क्योंकि जब भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो वहां पे हमें वॉज वर्ब लिखना पड़ता है। आई टुक टी, अगर मैंने बोला आई टुक टी, अब टुक किसका सेकंड फॉर्म होता है? टेक का, है ना। मैंने बोला आई टुक टी, तो इसका पैसिव क्या बना हुआ है? टी वॉज टेकन बाय मी, ऐसे बनेगा ना, टी वॉज टेकन बाय मी। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। ये प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए फिर इसके साथ वर लगा। चलो 13वां पे आ जाओ, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर करके एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम।
एक मुहावरा है फेयर एंड स्क्वेयर, जिसका मतलब होता है पूरी ईमानदारी से। फेयर होता है ना, बोलते हैं ना फेयर मतलब जो चीज सही है, ईमानदार है, मतलब जो ईमानदार पर्सन होता है, राइट। तो फेयर एंड स्क्वेयर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग होता है बेसिकली ऑनेस्टली। 14वां पे आ जाते हैं। अब 14वां बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा यहां पे तो चलो लिख के दे रहा है आपको, यहां पे तो लिख के दे रहा है कि आपको एक्टिव से आपको पैसिव बनाना है या आपको पैसिव से एक्टिव करना है। लेकिन कई बार पेपर में देता भी नहीं है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये लिखती नहीं है कि एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ, लेकिन यहाँ पे चलो लिख के दे रहा है तो अच्छी बात है। अब हमें एक्टिव बनाना है। द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। अच्छा जो कीज हैं उनको भुला दिया गया है, ठीक है, मतलब कहीं पे खो गई है उसकी चाबी, किसकी, ज्योति की। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, तो हैव बीन लगा रहा तो ज्योति सिंगुलर है, तो ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज, है ना। ये पैसिव में तो जाएगा नहीं क्योंकि इसको तो एक्टिव में लेके जाना है, पास्ट परफेक्ट में तो जाएगा नहीं, फ्यूचर में जाना नहीं है। आंसर सेकंड है, ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज, मतलब ज्योति ने चाबी को गुमा दिया है। सो द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। बिल्कुल राइट, क्लियर है। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। उसके बाद 15 पे और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। राइट, तो यहां पे आपसे पूछ रहा है, एक छोटा सा मुहावरा पूछ रहा है, तो हम ट्रैक समझ रहे हैं कि इडियम्स पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स पूछ रहा है, ठीक है, फिलअप्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, एरर के सवाल पूछ रहा है। तो यही आपके एग्जाम का पैटर्न है, यही आपका P/Qs है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो टू स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मतलब आपको पहले भी कई बार बताया कि मुहावरों के कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं होते। स्मेल मतलब बदबू होती है, रैट मतलब खरगोश होता है, या रैट सॉरी चूहा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रैबिट होता है, खरगोश। रैट मींस माउस होता है, चूहा होता है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ पे क्या मतलब लगे, टू लर्न द स्मेल ऑफ अ रैट, बिल्कुल नहीं, शाब्दिक अर्थ नहीं है। टू हैव रीजन टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ रैट, हमें ऐसा लग रहा है, हम ऐसा कारण ढूंढ रहे हैं कि वहां पे चूहा है कहीं पे, नहीं जी। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट या टू नो द स्मेल ऑफ रैट, स्मेल से रिलेटेड नहीं होता, ये उलझा रहा है आंसर्स को। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। जैसे हम कई बार बोलते हैं दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है यार दाल में कुछ काला है ना, या मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ घोटाला है, वहां पे यूज करते हैं बेटा। तो राइट आंसर इसका 3 बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है। सो 15 P/Qs मैंने आपको करवाए इस सेशन में। ये सारे इडियम्स आप थोड़ा सा लर्न करते चलो डेली रूटीन में। इडियम्स, वन वर्ड, है ना, स्पेलिंग्स, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक्स अ लॉट।